नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं संदीप भट्ट और मेरे साथ हैं आपके आरजे दोस्त बबीता जैन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास के प्रेरणा के पन्नों से निकले हमारे कार्यक्रम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में, जहां आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे उस घटना के बारे में जो कहीं न कहीं हमारे और आपके बीच के रिश्ते की एक अहम कड़ी भी है। अहम कड़ी है? क्या गोलमोल बातें कर रही हो तुम बबीता? वैसे ही ठंड इतनी ज्यादा है और अब तुम हो कि मतलब परेशान मत करो तुम। परेशान नहीं कर रही हूँ संदीप मैं तुम्हें, मैं तो बात कर रही हूँ FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर आधारित रेडियो नेटवर्क की, जिसके जरिए आज हम अपने श्रोताओं से एक मजबूत बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं। 100% सच बबीता। जो FM आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, दरअसल उसकी शुरुआत में कहीं न कहीं आज का दिन बहुत ही खास है। 5 जनवरी वर्ष 1940 ही वो दिन था जब US में फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने पहली बार FM प्रसारण का डेमो सुना था, जिसके परिणाम स्वरूप US में 1941 में FM रेडियो का प्रसारण शुरू हो सका। लेकिन इसकी शुरुआत के पीछे एक मजेदार बात भी है, क्योंकि US में जिस FM रेडियो की शुरुआत के लिए 1940 और 1941 को याद किया जाता है, वो वास्तव में वर्ष 1930 में ही शुरू हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, बस फर्क सिर्फ इतना था कि 1930 में शुरू हुआ ये प्रसारण नेशनल लेवल पर न होकर एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के प्रायोगिक स्टेशन W2XMN तक ही सीमित था। ये शुरुआत एडविन द्वारा एक खास मकसद के साथ की गई थी, जिसके तहत रेडियो पर प्रसारित होने वाले संगीत या आवाज की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा था। US में एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा विकसित किए गए FM को आज यहाँ 87.8 से 108 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन जिस वक्त FM की शुरुआत की गई थी, उस समय इसे लंबी दूरी के लिए उपयुक्त नहीं माना जा रहा था। और फिर लगातार हुए शोध कार्यों के बाद 5 जनवरी 1940 को एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने लंबी दूरी तक प्रसारण का प्रदर्शन किया। इस दौरान 5 राज्यों में 5 केंद्रों को एक साथ जोड़ा गया था। बिल्कुल सही संदीप। उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती थी वो काफी कम यानी 42 से 50 मेगाहर्ट्ज थी, लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 27 जून 1947 में FCC ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को बढ़ाकर 88 से 108 मेगाहर्ट्ज कर दिया था, जिसकी वजह ये थी कि सभी रेडियो चैनल्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल सके और उनके प्रसारण की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। पता है दोस्तों, जब FM प्रसारण की शुरुआत की गई थी, उस समय इस ओर ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया जाता था और एक कमरे में ही चैनल को चलाया जाता था। तब से चला आ रहा FM का सफर 1970 के दशक में अपनी पॉपुलैरिटी के चरम पर पहुंचने लगा था और आज तो इसकी पहचान किसी से भी छिपी नहीं है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि किसी भी स्टेशन को रिसीव करने के लिए उस चैनल की फ्रीक्वेंसी पर रिसीवर को फिक्स किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी भी चैनल की फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ क्लैश न हो सके। एक खास बात ये भी है कि हम रेडियो से बोलने वाले लोग भी अपनी अपनी निर्धारित फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं, इसीलिए फ्रीक्वेंसी अलॉट करने के लिए बहुत ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, आज दुनिया भर में कई FM स्टेशन हैं, जिनके सही से काम करने की वजह फ्रीक्वेंसी का अलॉटमेंट ही है, क्योंकि इस तरह चैनल के एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना आसान होता है। तो
दोस्तों, अब तक आप FM प्रसारण की बुनियादी बातों से अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि क्यों ये सभी रेडियो चैनल्स अपने साथ फ्रीक्वेंसी को बोलना नहीं भूलते हैं। और दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है ऑल इंडिया रेडियो की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से। इसीलिए क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ही तो है जो आप तक पहुंचने में मदद करती है, या यूं कहें कि स्टेशन का नाम तो सिर्फ ऊपरी पहचान है, असली खेल तो उसकी फ्रीक्वेंसी का ही है। पता है बबीता, हमारा देश उन लोगों का जन्म स्थान रहा है जिन्होंने अपने हुनर से न सिर्फ अपने आप को मुकाम तक पहुंचाया, बल्कि देश और दुनिया को भी उन पर गर्व करने का मौका दिया है। सच संदीप, अब अगर बात आज ही के दिन जन्मे उस टाइगर की करें जिनके नवाबी अंदाज ने निजी जिंदगी के साथ साथ खेल के मैदान पर भी अपनी बादशाहत को बखूबी निभाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस सच्चे टाइगर की बात कर रहे हैं जिसने अपनी बल्लेबाजी व कप्तानी से क्रिकेट के खेल में कई नए आयाम व नई मिसालें जोड़ी हैं। नहीं पहचाना अभी तक? अरे भाई, हम बात कर रहे हैं टाइगर पटौदी के नाम से मशहूर नवाब पटौदी यानी मंसूर अली खान पटौदी की, जिनका जन्म आज ही के दिन 1941 यानी 1941 को भोपाल में हुआ था। नवाब साहब का जन्म भले ही नवाब परिवार में हुआ था, लेकिन ताउम्र उन्हें कई बार विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, फिर चाहे बात उनके खेल करियर की रही हो या फिर व्यक्तिगत जिंदगी की। नवाब पटौदी अपना 11वां जन्मदिन मना रहे थे कि अचानक उनके पिता इफ्तिखार अली खां पटौदी का दिल्ली में निधन हो गया। इस खबर ने पूरे परिवार को एक गहरे सदमे से गुजरने पर विवश कर दिया। इतनी कम उम्र में पिता का साथ छूटने का दर्द किसी की भी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन नवाब साहब ने कम उम्र में ही खुद को और अपने परिवार को इस गम से उबारने में मदद की। पिता के निधन के कुछ ही समय बाद पटौदी साहब इंग्लैंड आ गए और यहीं से इन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। लेकिन वक्त की परीक्षा अभी भी जारी थी। 20 साल की उम्र में ही एक कार दुर्घटना में टाइगर पटौदी ने अपनी दाहिनी आंख की रोशनी खो दी। We were playing in Brighton, and a number of us went out for a Chinese dinner in the evening. There was only one person who had a car. He had a Morris Minor or something. And Abbas Ali Beg was there with me. These guys decided to walk back to the hotel. I said I'd keep the driver company, and in those days a double dual carriageway just started in Brighton. And if I remember correctly, I think the car came in on the wrong side, a big car, and he went straight into it, and I went through the windscreen. Nobody was actually very badly hurt, but a splinter went into my right eye, and I lost eyesight of the right eye almost 95%. उन्हें तकलीफ तो थी, लेकिन फिर भी ये सोचकर कि रोशनी तो सिर्फ एक आंख की गई है, जिंदगी में अभी बहुत कुछ बचा है रोशन करने के लिए, मैदान पर उनकी आक्रामकता पर किसी तरह की कमी नहीं आई और वो लगातार आगे की ओर बढ़ते रहे। मंसूर अली खां पटौदी ने क्रिकेट की विरासत को न सिर्फ बरकरार रखा, बल्कि हैदराबाद, दिल्ली और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी कई सफल टीमों के साथ खेला भी। ये सबसे कम उम्र के युवा कप्तानों में गिने जाते हैं, जिन्होंने ये जिम्मेवारी करीब 21 वर्ष की आयु में ही अपने कंधों पर ले ली थी। मंसूर अली के पिता इफ्तियार अली खान इंग्लैंड के लिए खेलते थे। ऐसे में अगर छोटे नवाब चाहते तो वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करने की नहीं सोची और भारत की तरफ से खेलने का फैसला किया। आज जिस आक्रामक क्रिकेट को हम देखते हैं, वो दरअसल भारतीय भूमि में पटौदी जी की ही देन है। उन्होंने अपने प्रदर्शन और कप्तानी से हर बार आलोचकों को चुप करा दिया। पटौदी टाइगर ने अपना पहला मैच 13 दिसंबर वर्ष 1961 को दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जिसके एक ही साल बाद इन्होंने स्वयं टीम की कमान संभाली और अपना आखिरी मैच जनवरी 1975 को मुंबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। लेकिन दोस्तों, पता है आपको, जिस वक्त नवाब साहब खेलते थे उस दौरान मैदान पर खुद को बचाने के लिए बॉल पर हमला करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता था। मतलब ये कि उस समय ना ही हेलमेट हुआ करते थे और ना ही कोई दूसरे सुरक्षा उपकरण।
ऐसे में एक ही आंख से मैदान पर टाइगर की तरह झपटने की आदत ने ही इन्हें आम से खास बना दिया। पटौदी साहब ने अपने पूरे करियर में तकरीबन 46 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 34.91 की औसत से 2793 रन बनाए थे। सबसे कम उम्र में कप्तानी करने का ताज इनके सर पर 2004 तक रहा और इस बीच उनके संरक्षण में टीम में बहुत सी नई रणनीतियां तैयार की गयी। जैसे कि नवाब साहब ने उसी पक्ष को मजबूत रखा जो भारतीय क्रिकेट को आगे ले जा सकने में सक्षम था। उन्होंने भारतीय टीम को एक यूनिट में तब्दील किया और स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी को अपनी ताकत बनाया। इन्हीं की कप्तानी में टीम इंडिया ने विदेशी सरजमी पर पहली बार कोई जीत हासिल की थी और ये मौका इन्होंने वर्ष 1967 में न्यूजीलैंड की टीम को हराकर पाया था। उस समय टीवी पर खेल का आनंद नहीं लिया जा सकता था। इसके बावजूद सिर्फ क्रिकेट कमेंट्री के साथ ही इन्होंने लोगों के दिल में अपनी खास जगह बना ली थी। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद 1993 से 1996 तक वो मैच रेफरी भी रहे। क्रिकेट में अपने योगदानों के लिए मंसूर अली खान पटौदी को 1968 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 1964 में अर्जुन पुरस्कार और 1967 में भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। वर्ष 2007 में इन्होंने बीसीसीआई के सलाहकार और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की सदस्यता भी स्वीकार की। यही वो साल था जब से भारत और इंग्लैंड के बीच पटौदी ट्रॉफी की शुरुआत की गई। ये इनके पिता के सम्मान में शुरू किया गया प्रयास था जो अभी भी जारी है। नवाब साहब का निकाह मशहूर फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से हुआ था और सोहा अली खान व सैफ अली खान इनके बच्चे हैं, जिनसे आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं। 1969 में टाइगर्स टेल नाम से इनकी आत्मकथा भी प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, इस आत्मकथा में मंसूर अली खान पटौदी के जीवन में हुए हर छोटे बड़े घटनाक्रमों और उनके नवाबी इतिहास के बारे में बखूबी बयां किया गया है। आज ये टाइगर भले ही खामोश होकर हमसे दूर चला गया हो, लेकिन जब कभी बेहतरीन भारतीय खिलाड़ियों की बात होगी या फिर भारतीय क्रिकेट की बात होगी, इनका नाम हमेशा ही गर्व से लिया जाएगा। टाइगर पटौदी को आज उनकी जयंती पर हमारी पूरी टीम की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। और दोस्तों, अब बात एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने अपनी गतिविधियों से ब्रिटिश शासन को तो हिलाकर रखा ही, साथ ही मौत के मुंह से निकलकर अपनी पत्रकारिता के दम पर एक नई शुरुआत भी की। बिल्कुल बबीता, आज ही के दिन वर्ष 1880 में लंदन की धरती पर जन्मे महान भारतीय बरिंद्र कुमार घोष का जीवन बहुत सी घटनाओं का साक्षी रहा है। ये ऐसी घटनाएं थी जिन्हें इतिहास आज भी दोहराता है। बरिंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा देवगढ़ में हुई थी। 1901 में प्रवेश परीक्षा पास करके उन्होंने पटना कॉलेज में प्रवेश लिया। बड़ौदा में उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली थी। इस समय अरविंद जी से प्रभावित होकर वो क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। बरिंद्र कुमार घोष वो नाम है जिसे बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां करने के लिए खास तौर पर जाना जाता है और इस काम में उनका साथ दिया था भूपेंद्र नाथ दत्त ने। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे? अगर नहीं तो फिर संदीप से ही पूछ लेते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने संदीप? बिल्कुल दोस्तों, आप सभी ने स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना ही होगा। भूपेंद्र नाथ दत्त जी इन्हीं स्वामी विवेकानंद जी के छोटे भाई थे। 1907 में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ जी के सहयोग से कोलकाता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य खून के बदले खून था। इस समिति के गठन की मुख्य वजह 1905 के बंगाल विभाजन को ही माना जाता है। अनुशीलन समिति के अध्यक्ष प्रख्यात नेता देशबंधु चित्तरंजन दास और उपाध्यक्ष बरिंद्र घोष के बड़े भाई अरविंद घोष थे। अनुशीलन समिति का दूसरा कार्यालय ढाका में 1904 में खोला गया। लगभग 500 शाखाओं वाले इस कार्यालय का नेतृत्व पुल्लिन बिहारी दास और पी मित्रा ने किया। इन सदस्यों को लाठी, तलवार और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। वास्तव में उस समय बंदूकें आसानी से उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए कई बार लूटपाट भी करनी पड़ती थी। बरिंद्र घोष ने 1905 में अपनी पहली पुस्तक भवानी मंदिर लिखी, जिसमें क्रांतिकारियों को स्वाधीनता पाने तक सन्यासी का जीवन बिताने की सलाह दी गई थी।
अपने उद्देश्यों को पाने के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ जी के साथ मिलकर एक साप्ताहिक पत्र भी चालू किया, जिसका नाम था युगांतर। ये पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया। बरिंद्र जी ने दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति 1907 में लिखी। इस पुस्तक में भारत की आजादी के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध को आवश्यक बताया। आजादी की लड़ाई में ये पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि इसको क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक कहा जाने लगा। 30 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। इस घटना के बाद अंग्रेज पुलिस ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी और दुर्भाग्य से 2 मई 1908 को बरिंद्र घोष व अन्य क्रांतिकारियों के साथ धरपकड़ शुरू कर दी और दुर्भाग्य से 2 मई 1908 को बरिंद्र घोष को अन्य क्रांतिकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन पर और उनके दोस्तों पर अलीपुर बम कांड का केस चलाया गया और उनको मृत्यु दंड की सजा दी गई, लेकिन बाद में उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, जिसके तहत 1920 तक बरिंद्र घोष अंडमान की सेल्युलर जेल में रहे और फिर 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनकी सजा को माफ कर दिया गया। माफी के बाद वो कोलकाता आ गए और पत्रकारिता को ही अपना पेशा बना लिया। जल्द ही उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी और कोलकाता में ही एक आश्रम बना लिया। 1923 में बरिंद्र पुडुचेरी चले गए और अपने भाई के आश्रम अरविंद आश्रम में रहने लगे। बरिंद्र का ध्यान क्रांतिकारी गतिविधियों से आध्यात्म की ओर मोड़ने का श्रेय उनके बड़े भाई अरविंदो घोष को ही जाता है। 1929 में बरिंद्र वापस कोलकाता आ गए और उन्होंने दोबारा पत्रकारिता चालू कर दी, जिसके बाद बरिंद्र जी ने 1933 में द डॉन ऑफ इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की और फिर 1950 में बांग्ला दैनिक वसुमती के संपादक हो गए। इन्हीं पत्रों का संपादन कार्य संभालते हुए वर्ष 1959 में हमारे बीच में से शब्दों के जादूगर का वो स्थान खाली हो गया जिसे अभी तक कोई दूसरा नहीं भर सका है। आज बरिंद्र घोष जी की जयंती पर हमारी पूरी टीम की ओर से एक महान क्रांतिकारी व पत्रकार को सलाम। वैसे बबीता, ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ बाप के कार्यों का असर कहीं न कहीं उनके बच्चों पर जरूर पड़ता है। वो तो है, लेकिन अभी तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ याद आ गया क्या तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आज ही के दिन वर्ष 1855 में सेंट्रल विस्कॉन्सिन में जन्मे किंग कैम जिलेट के बारे में। अच्छा, वही कैम जिलेट जिनके माता व पिता दोनों ही एक बेहतरीन इनोवेटर थे और वो हर समय अपने आसपास की चीजों को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के प्रयास करते रहते थे। हाँ बबीता, सही पहचाना तुमने। ये इनोवेटर होना भी कितनी अजीब बात है। एक हम हैं जो हमेशा बेहतर चीजें खरीदने पर विश्वास करते हैं, जबकि वो लोग न सिर्फ मौजूदा सामान को अपने लिए आसान बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी उनकी सहूलियत के मुताबिक उत्पाद उपलब्ध करवाते थे। अब माँ बाप जब ऐसे हों, तो बेटे को उनसे भी आगे होना ही चाहिए। जिलेट ने भी ऐसा ही किया। 1859 में उनके पिता शिकागो आ गए और यहीं से अपने हार्डवेयर बिजनेस की शुरुआत की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि वर्ष 1871 में शिकागो में लगी भयंकर आग में इनका सारा बिजनेस बर्बाद हो गया और फिर पूरा परिवार न्यूयॉर्क आ गया। अब जिलेट का दाखिला स्कूल में करवाया गया, लेकिन इन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़कर बतौर सेल्समैन काम करना शुरू कर दिया और कई सालों तक इस पेशे से जुड़े रहे। लेकिन दोस्तों, एक बात जो किंग कैम जिलेट को औरों से खास बनाती है वो ये है कि वो जिन उत्पादों को बेचते थे उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश भी करते थे। जब किंग 32 वर्ष के थे तब उनकी माँ ने व्हाइट हाउस कुक बुक नाम से एक फेमस बुक पब्लिश की थी, जिसे अगले 100 सालों तक प्रकाशित किया जाता रहा था। 1890 यानी 1890 तक किंग जिलेट ने खुद भी 4 इन्वेंशंस किए थे, लेकिन अभी भी उन्हें वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी जैसे कि उनके माँ बाप को मिल रही थी। मन कुछ नया करने के लिए बेचैन था, लेकिन जब 39 वर्ष की आयु तक उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो समाज के प्रति किंग का रवैया थोड़ा बदलने लगा और इसी बीच इन्होंने एंटी कैपिटलिस्ट बुक द ह्यूमन ड्रिफ्ट लिखी। इस किताब में दुनिया से नाराज किंग ने बिजनेस प्रैक्टिस और बिजनेसमैन के बारे में अपने विचार सामने रखे थे। वो ये बताना चाहते थे कि प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए कि उनसे पर्यावरण दूषित न हो। 40 साल की उम्र में वो एक बार फिर से अपने जन्म स्थान विस्कॉन्सिन पहुंच गए
और यहीं पर एक कंपनी में सेल्समैन का काम करने लगे। That a London office was established and he was placed in charge. But as time crept on, King became restless. In 1891, he reached the turning point in his career. He found a new job with the Baltimore Steel Company, a bottling company, and a new friend in William Painter, also of an inventive mind. The trade was now demanding something better than the usual cork-top bottle, and Painter was attempting to invent something to supply that demand. कंपनी के मालिक ने उस समय कॉर्क लाइन्ड बॉटल कैप नामक डिवाइस इजाद की थी। वो अच्छी तरह से जानते थे कि जिलेट भी एक बड़े इन्वेंटर बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जिलेट से कहा कि कुछ ऐसा बनाओ जिसे दुनिया इस्तेमाल करे और फेंक दे। Line that inventive mind of yours up for something that has a repeat sale, something new and different yet practical. I think you could do it. Think? I know I can do it, Bill. Just give me time and I'll invent something that'll revolutionize the world. तो दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या बनाया था। वैसे आप उनके नाम से भी हिंट ले सकते हैं। अरे संदीप, ये बात तो कोई भी बता देगा। हम बात कर रहे हैं शेविंग रेजर की। कितना अजीब लेकिन बहुत ही फायदेमंद आविष्कार साबित हुआ है उनका ये इन्वेंशन। पर इससे भी खास बात ये है कि ये आइडिया उन्हें आया कहाँ से। बिल्कुल सही कहा संदीप तुमने। जब कभी किंग जिलेट खुद शेव करते तो उन्हें परेशानी तो होती ही थी, लेकिन कई बार उन्होंने साधारण रेजर बेचने वालों को ये कहते हुए सुना था कि कृपया सावधानी से शेव करें, क्योंकि इससे गर्दन व चेहरे पर कई बार कट लग सकता है। बस इतना सोचते ही वो एक बेहतर डिवाइस बनाने में जुट गए और आज उसका परिणाम तो हमारे सामने ही है। लेकिन इसे बनाने के पीछे किंग जिलेट की कड़ी मेहनत भी छिपी है, जिसमें कई शामें इन्होंने कुर्बान की हैं। अपने आइडिया पर काम करने के लिए जिलेट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुँचे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ बताया कि किसी तरह अगर स्टील धातु के किनारे को इतना शार्प बना दें कि वो आसानी से शेव के दौरान ब्लेड की जगह इस्तेमाल में लाई जा सके, तो ये अफोर्डेबल भी होगा और साथ ही सेफ भी। A razor with a removable blade that can be thrown away when it becomes dull and a new one substituted. Aha, there's my repeat sale. Oh, don't get so excited, King. The blade will be protected by a toothed guard which will hold the keen edge away from the skin. Yeah, and I'll make the blade double-edged. And so to do away with flopping, and it'll be more economical. Well, great idea. And the razor blade will be something civilized man will buy for the term of his natural life. उन्हें अपने इस विचार पर दूसरों की हंसी सुनने को मिली, लेकिन किंग ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने इसी इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट इन्वेंटर विलियम एमरी निकर्सन को अपना पार्टनर बनाया और ऐसी मशीन की तलाश में जुट गए जो मेटल को शार्प बना सके। 5 साल तक अपना पैसा लगाकर इन्होंने निकर्सन की मदद से आखिरकार वो मशीन खोज ही ली और फिर डबल एज्ड सेफ्टी रेजर ब्लेड बनाकर उसे एक स्मार्ट हैंडल के साथ फिक्स किया। वर्ष 1901 में इन दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी को शुरू किया और साथ ही अपने आविष्कार को भी पेटेंट करवाया। शुरुआत में इस प्रोडक्ट की कीमत बेचे जाने वाली कीमत से ज्यादा थी, जिसे कम करने के लिए इन्होंने बहुत से प्रयास जारी रखे। 1904 में किंग जिलेट और निकर्सन की कंपनी ने डबल एज्ड रेजर का पेटेंट हासिल किया और फाइनली 48 वर्ष की उम्र तक जिलेट ने बाजार में अपने आविष्कार को बेचना शुरू कर दिया था। 55 साल की उम्र तक रेजर के पैक पर अपने चेहरे को लगाकर वो एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन गए थे। लेकिन दोस्तों, अभी भी जिलेट पूंजीवाद के खिलाफ अपनी सोच से उबर नहीं पा रहे थे। यही वजह उनकी जिंदगी में सफलता के आड़े आई और इतने मशहूर आविष्कार के बावजूद जिंदगी के आखिरी पलों तक इन्हें संघर्ष ही करना पड़ा। 1929 में स्टॉक मार्केट क्लैश होने पर उनका सारा पैसा डूब गया और फिर 77 वर्ष की उम्र तक वो अपने दूसरे आविष्कार में सफल नहीं हो सके। जिलेट ने भले ही बिजनेसमैन की भावना का विरोध किया, लेकिन अभी भी दुनिया उन्हें उनके आविष्कार के लिए याद करती है। तो आज किंग कैंप जिलेट को उनकी जयंती पर हमारी टीम की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। और अब बबीता और संदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको, मुट्ठी में मेरी है
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।